नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेमोक्रेटिक इंडिया में। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तो शुरू करते हैं। आज की जो परिचर्चा है, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि वो क्या खास कारण है जो कांग्रेस को विनाश तक ले गए। और ये तो अभी सर्वविदित है, सबको पता है। आज के डेट में ही जो भी पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत भी समझते हैं वो इस बात को आज ही गारंटी से कह सकते हैं, भले वो सामने न कहें या चूँकि प्रोफेशनल एथिक्स उनको रोकते होंगे या आज के तारीख में कोई बचना चाहे, पर ये इनको सबको पता है। जो भी पॉलिटिक्स से नैरेटिव को और पॉलिटिक्स में ग्रास रूट से जुड़ा है, उसको सबको पता है कि अभी जो 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें 100% श्योर है कि कांग्रेस पार्टी हार रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लिख के लीजिए मेरी बात कि कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में नहीं जीत सकती। लेकिन समस्या ये नहीं कि एक बार हार गई या जीत गई। समस्या ये है कि कांग्रेस की जो बर्बादी हुई या कांग्रेस का जो विनाश हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों कांग्रेस इस हालात में पहुंच गई कि आज हर प्रदेश में एक टाइम था जो कांग्रेस आज़ादी से पहले पैन इंडिया थी, आज़ादी के बाद भी पैन इंडिया थी, और आज इस हालात में पहुंच गई कि बहुत सारे प्रदेश में उसका नाम लेने वाला तक नहीं बचा है। लेकिन प्लीज़ देखिए, इस वीडियो को या और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और हम ये जो देश के लिए या समाज के लिए जो कार्य करते हैं, बिना आपके सहयोग के तो हो नहीं सकता। तो एक छोटा सा काम आपको ज़रूर करना है कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग भी नए लोग हैं, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपको ये मेरी बात पसंद आती है और ऐसा लगता है कि इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, कांग्रेस का इतिहास बहुत ही लंबा है। जब इसका जन्म हुआ था तो इसके जन्मदाताओं ने ये सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वो इस पृष्ठभूमि से नहीं आते थे कि वो इतना लंबा सोच सके। उसके जन्मदाताओं ने ये सोचा भी नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी इतनी लंबी चलेगी। लेकिन कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पार्टी, जो भारत के आज़ाद भारत में सिर्फ एक पार्टी थी उस वक्त आज़ादी के लिए लड़ने वाली, एक तरह से कहा जाए तो कम्युनिस्ट थोड़े बहुत थे पर ज़्यादा नहीं थे। ये कभी कोई सोच नहीं सकता था कि कांग्रेस की दुर्गति ऐसी हो जाएगी कि आज वो विलुप्त जैसी हो जाएगी। तो क्या कारण है कि कांग्रेस का विनाश हो गया। और ये तय है, आज के परिप्रेक्ष्य में देख के कह सकता हूँ कि जब तक कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन ना हो, ये तय मान के चलिए कि कांग्रेस का विनाश आने वाले समय में बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो कांग्रेस के इतिहास को अगर हम देखें तो उसके विनाश के कारणों की अगर विवेचना हम करते हैं तो इसको दो पार्ट में मूलतः हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो ब्लंडर्स, पहले वो गलतियां जो आज़ादी से पहले हुई या कांग्रेस के जन्म के साथ ही शुरू हो गई, और दूसरी वो गलतियां जो कांग्रेस आज़ादी के बाद करती आई है और आज भी कर रही है। तो इन गलतियों में हम शुरू करते हैं, पहले वो गलतियों को काउंट करेंगे, गिनते हैं या डिस्कशन करते हैं जो कि आज़ादी के पहले हुई। आज़ादी के पहले होने वाली जो शुरू की गलती थी, सबसे शुरुआत की, वो कांग्रेस के जन्म के समय से ही है। कांग्रेस के जन्म का जो जन्म हुआ, कांग्रेस के जो जन्मदाता थे, उन लोगों के नाम आप एक बार ध्यान लाइए। जो सबसे पहले नाम आता है, जैसे सबने पढ़ा होगा, वो उस बात के बारे में सबको जानकारी है, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो थे वो कौन थे? वो एक ICS ऑफिसर थे, मतलब इंडियन सिविल सर्वेंट थे। जो आज हम जिसको देखते हैं, जिसको बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसी का एक पुराना रूप था जो ब्रिटिश के टाइम में था, उसको बोलते हैं इंडियन सिविल सर्विस। तो इंडियन सिविल सर्विस का बंदा ग्रास रूट से कितना जुड़ा होगा, ये तो मतलब हंसी के योग्य वाली बात है कि उसको भारत की व्यवस्था, भारत की जनता की मनस्थिति का और भारत की जनता की आकांक्षाओं के बारे में कितना पता होगा। ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। दूसरे जो एक और बड़े लीडर थे इसके, वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उस टाइम में, और वो खुद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो लोअर हाउस था, लॉर्ड ऑफ कॉमन्स बोलते हैं उसको, उसके मेंबर रह चुके थे, पार्लियामेंटेरियन रह चुके थे। तो वो तो खुद ही आधे ब्रिटिश थे। तीसरा एक और नाम आता है दिनीशा पॉल, जो ये हैं, ये भी एक बहुत बड़े मर्चेंट थे, बिजनेसमैन थे, और जो बिजनेस सोसाइटी ऑफ मुंबई थी उस वक्त की, उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। तो जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी बनाई, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली बनाई ही नहीं थी, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जो कि एक तरह से ब्रिज का काम करे जनता और ब्रिटिशर्स के बीच में, और जनता में जो एंगर है, जो गुस्सा है, उसको थोड़ा
दबाए या उसको एक तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको जो उसका जो आफ्टर शॉक फील कर रही थी उसको थोड़ा अब्जॉर्व करे। मेन काम जो ये कांग्रेस पार्टी का था वो यही था। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी या भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो पार्टी बनी थी वो थी ही नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है और ये बहुत बड़ा हिस्ट्री का ब्लंडर है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है और जो आज भी बहुत सारी किताबों में सिखाया जाता है। और जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि हमारी पार्टी ये पुरानी पार्टी है और हमने कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। अब ये वीडियो में आगे आने वाले टाइम में प्रूव भी हो जाएगा। ये तो पहली बात हो गई कि इसके जन्म में ही इसका मृत्यु का राज छुपा हुआ था, क्योंकि जो इसके जन्मदाता थे उनका ही कोई ग्रास रूट से कनेक्शन ही नहीं था, उनकी जनता से कोई टच ही नहीं था उनका। सेकेंड जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग जो 19वीं सदी का जो पहला दशक था जिसमें जो कुछ नेता ऐसे थे जो बाद में आए, जो कि गरम दल और नरम दल, आप सबने सुना ही होगा इसके बारे में। तो जो कुछ लीडर थे जो कि ग्रास रूट से जुड़े हुए थे, जिसको हम लोग बाल पाल बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक उसमें थे, उसमें पंजाब के लीडर लाला लाजपत राय थे और विपिन चंद्र पाल थे। ये 3 ऐसे लीडर थे जो कि ज़मीन से जुड़े हुए थे और कांग्रेस की नीतियों से बहुत ही ज़्यादा असहमत हो चुके थे लगभग 15-20 साल के दौरान, क्योंकि ये देख रहे थे कि जो भारत माता की जो डिमांड है, जो भारत की आज़ादी का डिमांड है, जो भारत की ज़रूरतें हैं, इसको साइडलाइन किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी डिवीज़न जो है कांग्रेस में खड़ी हो गई। तो जो ग्रास रूट के नेता थे वो क्लियर कट डिवीज़न में थे और कांग्रेस की नीतियों से सहमत नहीं थे। तो एक बहुत बड़ी दरार जो थी वो कांग्रेस में 19वीं सदी के शुरुआती दशक में ही पड़ चुकी थी। ये एक दूसरा कारण है। तीसरा, और शायद मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस के इतिहास में, और कांग्रेस अभी तक इस नाम को ढोती आ रही है, लेकिन कांग्रेस की बर्बादी में इससे बड़ा कारण, मुझे लगता है 2 कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज़ादी के पहले ये सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस के विनाश का। क्योंकि ये कांग्रेस की कब्र में ऐसा है कि आखिरी कील थी एक तरह से आज़ादी के पहले जो ठोक दी गई थी, जिसने ये मतलब डिसाइड कर दिया कि कांग्रेस अब कभी भी उभर नहीं पाएगी। वो था मोहनदास करमचंद गांधी का भारत आना। मोहनदास करमचंद गांधी के बाद ऐसा जान पड़ता इतिहास पढ़िए आप कि कांग्रेस में कोई लीडर ही नहीं था। एक ही व्यक्ति में मास अपील बची थी जो कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस के पार्टी का हिस्सा तो नहीं थे मिस्टर गांधी, लेकिन मिस्टर गांधी की इमेज इतनी बड़ी थी कि पूरी कांग्रेस की इमेज उनके सामने छोटी पड़ गई और कोई भी ग्रास रूट लीडर कांग्रेस में दिखता ही नहीं था आज़ादी के समय। सिर्फ एक गांधी ही थे जिनके पीछे पीछे कांग्रेस चलती थी। और ये आदमी जो आधी धोती पहनता था और आधी धोती ओढ़ता था, ये जब ये खड़ा होता था स्टेज पे तो गांव का गरीब, गांव का किसान, उसको ऐसा फील होता था कि देखो देखो ये तो देखने में मेरे जैसा है। सिर्फ बातें तो करता ही है आज़ादी की, लेकिन वो देखने में भी मेरे जैसा है। तो ये वो मोमेंट था जो कांग्रेस को क्लियर कट, मतलब ये उस टाइम डिसाइड हो गया था कि मास अपील जो है वो कांग्रेस के अंदर बची ही नहीं है। कांग्रेस सिर्फ गांधी के पीछे है और आज़ादी के लिए लड़ने वाली एक छोटी सी पार्टी है जो कि महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी के पीछे चलती है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी उसके कार्यकर्ता बिल्कुल ही ज़मीन से कट गए थे, सिर्फ एक आदमी के पीछे चल रहे थे। ये 3 जो मेन कारण हैं। और एक और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है जो शायद किसी ने आज तक मुझे लगता विवेचना भी इसकी नहीं की होगी या ध्यान नहीं दिया होगा। खुद ब्रिटिशर्स कॉलोनाइजर यहाँ पे थे, वो खुद नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी कभी स्ट्रॉन्ग हो। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर स्ट्रॉन्ग होती, ग्रास रूट के नेता इसमें आते, तो गांधी की वैल्यू कम होती और ज़्यादा कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव होती और ब्रिटिशर्स को शायद मुझे लगता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में इंडिया को छोड़ना पड़ता है। जो 30 साल का एक्स्ट्रा समय ये जो गया है, ये सिर्फ एक व्यक्ति के चलते गया है, उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री इंडिपेंडेंस, इसने ये क्लियर कर दिया था कि आने वाले समय में कभी भी भारत की राजनीति में कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो कि ग्रास रूट से जुड़ा होगा। चौथा, आज़ादी के बाद के पर्सपेक्टिव पे चलते हैं तो नेहरू का युग आता है। नेहरू खुद ही आधे अंग्रेज़ थे, उनको ज़मीनी हकीकत का कोई आइडिया नहीं था। कोई भी आइडिया मिस्टर नेहरू को भारत की मांग क्या है, भारत की ज़रूरतें क्या है, भारत के जो साधु संत हैं वो क्या चाहते हैं,
भारत की जनता क्या चाहती थी, मतलब देयर इज़ कंप्लीट डिस्कनेक्ट। अगर कोई उस व्यक्ति, उस दौर का आदमी होगा जिसने कुछ लिखा होगा, अगर आप उसकी किताबें पढ़ते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नेहरू जो थे वो एक आत्ममुग्ध व्यक्ति थे, वो अपनी ही दुनिया में जीते थे और उनको पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, भारत में क्या चल रहा है, वो एकदम डिस्कनेक्टेड थे। वो एक अपनी दुनिया में ही रहते थे और उनके ब्लंडर्स को आज भी कांग्रेस भुगत रही है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ मामला कश्मीर का हो या चीन के साथ अक्साई चीन या 1962 का जो वॉर हो। इवन वॉर को वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए और वॉर में जो मशीनरी इस्तेमाल करनी थी जो भारत के पास थी उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। यहाँ उनका तो ये भी सोच था कि शायद मिलिट्री की इंडिया में ज़रूरत ही नहीं है। तो वो इतने आत्ममुग्ध व्यक्ति थे, पता नहीं किस दुनिया में रहते थे। तो उनका जो ब्लंडर्स हैं उनके, वो आज भी कांग्रेस पार्टी को हर्ट कर रही है और उससे वो आज तक बाहर नहीं आ पाई है। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंट में मेरा पहला पॉइंट था कि नेहरू के ब्लंडर्स के चलते जो है कांग्रेस पार्टी बर्बाद हुई। दूसरा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत छोटा सा ये पॉइंट है बट शायद मुझे लगता है बहुत लोग मिस कर जाएं इसको, वो है के कामराज। के कामराज एक ऐसे व्यक्ति थे जो साउथ इंडिया में कांग्रेस के बहुत बड़े पिलर थे। उनका जाना या उनको राजनीति में धीरे धीरे एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका कम होना, ये साउथ इंडिया में कांग्रेस का ग्रास रूट घटाने में, जो कांग्रेस की जो वोट बैंक या जिसको जो भी आप समझे वोट घटाने में बहुत बड़ा इसका रोल रहा है। अगर कोई साउथ इंडिया से होगा इस बात को समझ पाएगा कि साउथ इंडिया में के कामराज की क्या हैसियत थी। तीसरा जो पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस पेड़ का जन्म तो आज़ादी से पहले ही हो गया था लेकिन जिसकी शाखाएं बाद में बड़ी हुई हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कांग्रेस में कल्चर का एक बड़ा ही ज़बरदस्त डिफरेंस है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने जिस राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया, जिसको आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता आए, जो संघ से आए और जो उनका चाल चलन चरित्र था और जो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का चाल चलन चरित्र था, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस में जो भी नेता थे वो सारा बस मलाई खाओ, क्योंकि वोट तो नेहरू लाते थे। और जो इसके आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो आज के दिन भी, मुझे पता है, मैं बता सकता हूँ आपको, मैं बहुतों को जानता हूँ जो 100-50 मुझसे भी ले लेते हैं और मोटरसाइकिल उठाते हैं और तेल भरवाते हैं और जाके अपना काम करके आते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं और शाम को फिर जो उनका ऑफिस होता है वहाँ जाके खाते हैं। मैंने देखा है, जो आज भी मैं देखता हूँ, कभी कभी मेरा जाना होता है कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं बीजेपी के और जो कैबिनेट मिनिस्टर है सेंटर के, उनको ऐसे डांटते हैं जैसे कि ये चीज़ कांग्रेस में पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पार्टी का पदाधिकारी सेंट्रल लीडरशिप के बड़े नेताओं को डांट रहा हो जो कि सरकार में हो। कांग्रेस में ये कल्चर ही नहीं है। कांग्रेस में बस एक ही कल्चर है कि बस एक राहुल गांधी या आज के जो भी नेता हैं। तीसरा एक बड़ा डिफरेंस ये है कि जो बीजेपी का पदाधिकारी है जो आरएसएस से आया है, उसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी का पदाधिकारी, जैसे वॉर अगर मान लीजिए कहीं होता है, ब्रेकआउट होता है, तो आपने अक्सर देखा हुआ सेनाएं लड़ती हैं, अगर सेनापति मर जाए, राजा मर जाए तो वो सेना युद्ध हार जाती है। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुद एक सेनापति की तरह बिहेव करते हैं। चाहे कुछ भी हो, एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता बीजेपी का वो अपनी जी जान लगा देता है। मेहनत जितनी मैंने देखी करने की काबिलियत बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, वो कांग्रेस में कहीं से मैच नहीं करते। दूसरे एक और इंटरेक्शन जो बीजेपी के लीडरशिप में और कार्यकर्ताओं में इंटरेक्शन है, आपस में जो तालमेल है, जो बातचीत है, जो अपनापन दिखता है, आपको ऐसे हज़ारों कार्यकर्ता मिल जाएंगे जिन्होंने मोदी के साथ खाना खाया होगा, जिन्होंने मोदी के साथ रात गुजारी होगी, जिनके पास मोदी के घर जाने की अलग अलग कहानियाँ होंगी। लेकिन अब कांग्रेस का शायद ही कोई कार्यकर्ता आपको मिलेगा जो ये कांग्रेस को ये बता पाए कि राहुल गांधी के जो डाइनिंग रूम है उसके बाहर, उसके आगे वो कभी किचन में गया हो, कभी उनके बरामदे से अंदर गया हो, ऐसा शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। तो एक वर्क कल्चर का जो डिफरेंस आया है, जो आरएसएस का वर्क कल्चर है और जो कांग्रेस का वर्क कल्चर है, ये क्लियर कट दिखाता है। जो ज़ील, जो एनर्जी जो संघ के कार्यकर्ताओं में आज भी है, वो कांग्रेस में दूर दूर तक नजर नहीं आती। चौथा एक और पॉइंट है जो पोस्ट इंडिपेंडेंट है, वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जब टेक्नोलॉजी इंडिया में आई, मतलब स्पेशली जब मोदी युग में, उससे थोड़े पहले, तो जिस तरह से मोदी इतने खुद टेक्नो फ्रेंडली हैं, जबकि
कहते हैं कि शायद वो इतने एजुकेटेड नहीं है, बहुत सारे इस पे डिबेट और ये सब शो चलते रहते हैं। जितने टेक्नो फ्रेंडली बीजेपी के लोग हैं, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी हैं, शायद कांग्रेस इसमें बहुत पिछड़ गई। और जब तक कांग्रेस अपना नैरेटिव कुछ बता पाती, तब तक बीजेपी के नैरेटिव इस देश का बच्चा बच्चा जान चुका था। ये एक बड़ा कारण है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा कारण है, जो कि मास अपील है जिसकी, वो है कांग्रेस की हिंदुओं के को लेकर क्लियर कट नीति अभी तक नहीं बन पाई है। जो मुस्लिम अपीजमेंट है वो कांग्रेस को बहुत हर्ट करता है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी, मैं एज ए न्यूट्रल इंडिविजुअल बता रहा हूँ, इन चीज़ों को कांग्रेस को देखना होगा, वरना उसकी बर्बादी तय है। तो ये 4, 5, 6 कारण हैं जिसके कारण कांग्रेस की ये जो हालात हुई है, तो कांग्रेस को बहुत कुछ बदलना होगा। और ये बदलने की जिम्मेवारी कांग्रेस के पदाधिकारियों की है। कैसे बदलना है इसका ज्ञान मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे इसके लिए पे नहीं कर रहे वो लोग। बट इतना तय है, हालात अगर यही रहे तो कांग्रेस कुछ दिन बाद शायद एक ऐसी इतिहास की कहानी बन जाए कि भारत में कभी कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर कोई सवाल हो आपके मन में तो आप ज़रूर इसको यूट्यूब पे पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर करूँ। थैंक यू।